तरंग प्रकाशिकी दो शब्दों से मिलकर के बना है, तरंग और प्रकाशिकी। सबसे पहले इसमें अपन जानते हैं प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश ऊर्जा और प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे पहली शाखा किरण प्रकाशिकी है और दूसरी शाखा है तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत जो प्रकाश है वह किरण की तरह व्यवहार करता है और उसका अध्ययन हम किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत करते हैं। और जो हमको यहाँ पर पढ़ना है तरंग प्रकाशिकी, इसमें प्रकाश एक तरंग की तरह व्यवहार करता है और हम उसे तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रकाश से संबंधित कुछ घटना है जिसके बारे में आप लोग पूर्व से परिचित हैं, उनके बारे में मैं एक छोटा सा रिकेप करता हूँ, बताता हूँ। प्रकाश संबंधी कुछ घटनाएं जिसमें से है, जैसे पहला है प्रकाश का सरल रेखा में गमन करना। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद है दूसरा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यदि मान लो ये भी प्रकाश संबंधी घटना है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश संबंधी और घटनाओं में है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन में यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस प्रकाश किरण का मतलब वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में एक बात विशेष है, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आता है और प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और उस दौरान वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद है प्रकाश संबंधी और गुणधर्म में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाना। हमको पता है श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है और यदि हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारें तो वह अपने अवयवी रंगों 7 रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मतलब प्रकाश अपने अवयवी rंगों में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसके बाद है अगला है व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण में यदि 2 समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की 2 तरंगे एक निश्चित दिशा में गतिशील हैं तो उन दोनों तरंगों का अध्यारोपण हो जाता है और प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, तो उस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। इसके बारे में हम तरंग प्रकाशिकी में विस्तार से अध्ययन करेंगे, वो घटना है व्यतिकरण। इसके बाद है विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश
किसी तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर मुड़ जाता है। जैसे हम इस रूम में बैठे हैं और हमारी आवाज़ इस रूम में बैठे हुए सभी व्यक्तियों को सुनाई देती है। इसका रीज़न है विवर्तन, मतलब प्रकाश तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर मुड़ जाता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। और है ध्रुवण। ध्रुवण की घटना में प्रकाश की जो तरंगें हैं वो पूर्ण रूप से सम्मित नहीं होती है चारों ओर, तो उस घटना को हम बोलते हैं ध्रुवण। सम्मिति में कमी, प्रकाश की किरणों की सम्मिति में कमी को हम कहते हैं ध्रुवण। तो इस चैप्टर में हम तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, प्रकाश संबंधी इन तीनों घटनाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति के बारे में जानते हैं। प्रकाश की द्वैती प्रकृति, डुअल नेचर भी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, डुअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की द्वैती प्रकृति, द्वैती प्रकृति का मतलब होता है प्रकाश का दो तरह से व्यवहार करना। तो प्रकाश कहीं पर कण की भांति व्यवहार करता है और कहीं पर तरंग की भांति व्यवहार करता है, तो उसे प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं। मतलब प्रकाश कहीं पर कण की तरह व्यवहार करता है और कहीं पर तरंग की तरह व्यवहार करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति। अब इसी के आधार पर कुछ नियम प्रतिपादित किए गए, जिसमें से प्रकाश की जो कण की प्रकृति के आधार पर न्यूटन ने जो नियम दिया था उसको कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। और तरंग प्रकृति के आधार पर आइगन नामक वैज्ञानिक ने एक दूसरा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बताया था, उसको हम बोलते हैं आइगन का तरंग सिद्धांत। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर इसका पहला जो अभिगृहित है, पहला जो प्रकार है, इसमें प्रकाश स्रोत से न्यूटन के कणिका सिद्धांत का पहला जो प्रकार है, इसमें देखिए, इसमें इसका पहला अभिगृहित था प्रकाश स्रोत से असंख्य छोटे छोटे हल्के कम द्रव्यमान के कण निकलते रहते हैं, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। ये इसका पहला गुणधर्म था कि प्रकाश स्रोत से असंख्य छोटे छोटे हल्के द्रव्यमान के कण बाहर निकलते हैं। उसके बाद फिर इसका दूसरा गुणधर्म था, ये जो कणिकाएं हैं एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं। उसके बाद फिर तीसरा इसका गुणधर्म था, प्रकाश के रंगों का जो आभास है वह कणिकाओं के आकार पर निर्भर करता है। यदि छोटे कण हैं तो उसका रंग अलग दिखेगा और बड़े कण हैं तो उसका रंग अलग दिखता है। इसके बाद फिर चौथा है, हमें प्रकाश की ऊर्जा का जो आभास है वह हमें, जब प्रकाश किरण हमारे आँख की रेटिना से टकराती है तो उससे जो ऊर्जा संप्रेषण होता है उससे हमको पता चलता है कि प्रकाश की ऊर्जा कितनी है। तो ये न्यूटन के कणिका सिद्धांत में बताया गया था। जैसे मैंने बताया, पहला जो गुणधर्म था, प्रकाश स्रोत से असंख्य छोटे छोटे कण निकलते हैं हल्के द्रव्यमान के, जो लगातार निकलते रहते हैं। और दूसरा है, प्रकाश कण एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। तीसरा गुणधर्म बताया, प्रकाश के रंग का आभास कणिकाओं के विभिन्न आकार के कारण होता है। और जो चौथा गुणधर्म है, इसमें
प्रकाश ऊर्जा का पता हमें जब प्रकाश हमारी आंखों की रेटिना से टकराता है तब हमें उसका पता चलता है। तो न्यूटन के कणिका के सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश संबंधी जो कुछ घटनाएं हैं उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहली व्याख्या है न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि प्रकाश स्रोत में ऊर्जा होती है। जैसे न्यूटन की कणिका सिद्धांत का पहला अभिक्रियत है, न्यूटन के आधार पर जो पहला अभिक्रियत है कि जो प्रकाश स्रोत है उसमें से कण लगातार निकलते रहते हैं, हल्के कण, और वे विभिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो गति करते रहते हैं मतलब उसमें गतिज ऊर्जा होती है। कणिका में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, और वही गतिज ऊर्जा उस प्रकाश स्रोत की ऊर्जा होती है। उसके बाद फिर है, जैसे हम परावर्तन की व्याख्या करते हैं न्यूटन के कणिका सिद्धांत में, परावर्तन के नियम की व्याख्या। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में परावर्तन के नियम की व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने यह माना कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्ती सतह के नज़दीक पहुंचती है तो उसके परावर्तन जो क्षेत्र है, आकर्षण जो क्षेत्र है, उसमें उस पर प्रतिकर्षण बल लगता है, उसमें उस पर प्रतिकर्षण बल लगता है, और उसके आधार पर उन्होंने परावर्तन के नियम की व्याख्या की थी। उसी प्रकार से जब उन्होंने अपवर्तन के नियम की व्याख्या की तो उसके लिए उन्होंने माना कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अपवर्ती सतह के समीप पहुंचती है तो उस पर जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उस स्थिति में बताया कि उस पर उस समय प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब उन्होंने बताया कि उस पर आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस प्रकार से न्यूटन ने एक ही नियम की व्याख्या करने के लिए अलग अलग मान्यताएं दी। इसी वजह से न्यूटन के कणिका सिद्धांत को बाद में अमान्य करार दिया गया। ठीक है, कहीं पर जैसे अभी मैं बताया परावर्तन के नियम में कहा न्यूटन ने कि अपवर्तक जो परावर्तक सतह है उसके समीप उस पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और अपवर्तन के व्याख्या करने के लिए उन्होंने बताया कि अपवर्तक पृष्ठ के समीप जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो उस समय उन्होंने ये बताया कि प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब उन्होंने बताया कि उस पर आकर्षण बल। तो इस प्रकार से एक ही नियम की व्याख्या करने के लिए उन्होंने अलग अलग धारणाएं बताई, जिसके कारण बाद में न्यूटन के कणिका सिद्धांत को अमान्य करार दिया गया। और इसके जगह पर बाद में आइगन ने एक नया जिसका नाम है आइगन का तरंग सिद्धांत। आइगन का तरंग सिद्धांत में आइगन ने बताया कि प्रकाश किरणें तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। सबसे पहला इसका अभिक्रियत था प्रकाश किरणें तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है, और दूसरा गुणधर्म था ये तरंगें एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं, और तीसरा इसका गुणधर्म था ये तरंगें एक काल्पनिक माध्यम ईथर में गतिशील होती है, जो कि एक समांगी माध्यम होता है। तो इस प्रकार से ये आइगन के तरंग सिद्धांत थे, जिसके आधार पर उन्होंने बताया था बाद में आइगन के तरंग सिद्धांत को भी अमान्य करार दिया गया, क्योंकि आइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है
उसकी व्याख्या नहीं की जा सकी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को आइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सका। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? यदि किसी धातु की सतह पर ऊष्मा आपतित की जाए तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी थी, आइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर। इसके बाद अपन देखते हैं तरंगाग्र। वेव फ्रंट। इसकी परिभाषा है माध्यम के किसी सतह पर सभी कण समान कला में कंपन करते हैं तो उस सतह को हम तरंगाग्र कहते हैं। किसी माध्यम में उपस्थित सभी कण जिस सतह पर समान कला में कंपन करते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र के प्रकार में हैं, इसके प्रकार हैं, पहला है गोलीय तरंगाग्र, दूसरा है वृत्तीय तरंगाग्र, तीसरा है बेलनाकार तरंगाग्र और चौथा है समतल तरंगाग्र। सबसे पहले अपन देखते हैं गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र में जो प्रकाश स्रोत है वो बिंदुवत होता है। अब प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसे हम गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। इसमें प्रकाश स्रोत बिंदु स्वरूप होता है और प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। इसके बाद है वृत्तीय तरंगाग्र। वृत्तीय तरंगाग्र में भी प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है लेकिन वह तरंगाग्र किसी समतल में गति करता है और सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसे वृत्तीय तरंगाग्र कहते हैं। और बेलनाकार तरंगाग्र में जो स्रोत जो होता है वो लीनियर होता है, रैखिक होता है, बिंदुवत नहीं होता और स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। इसके बाद फिर अगला है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र के लिए जो प्रकाश स्रोत है उसकी कोई कंडीशन नहीं होती, वह बिंदुवत भी हो सकता है, रैखिक भी हो सकता है, लेकिन जो दूरी है वो असीमित दूरी पर बनता है तो उसे हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं गोलीय तरंगाग्र के लिए प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है, वृत्तीय तरंगाग्र के लिए भी प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है लेकिन वह तरंगाग्र किसी समतल में गति करता है तब हम उसे वृत्तीय तरंगाग्र कहते हैं। बेलनाकार तरंगाग्र के लिए प्रकाश स्रोत बिंदुवत न होकर के रेखीय होता है और जो तरंगाग्र बनता है वह स्रोत से सीमित दूरी पर बनता है तो उसे हम बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। इसके बाद है अगला समतल तरंगाग्र। इसमें प्रकाश स्रोत के लिए कोई कंडीशन नहीं है, वह बिंदुवत भी हो सकता है, रैखिक भी हो सकता है और जो तरंगाग्र जो बनता है वह स्रोत से असीमित दूरी पर बनता है, सीमित दूरी पर नहीं,
असीमित दूरी पर बनता है उसे हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक है तरंगाग्र से संबंधित आइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का आइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। आइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में इसका पहला मुख्य अभिगृहित था। इसके अनुसार प्रकाश स्रोत का प्रत्येक बिंदु प्रकाश स्रोत के प्रत्येक बिंदु से अन्य कण निकलती हैं जिन्हें हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। प्रकाश स्रोत से अन्य तरंगें निकलती है जिसे हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये इसका पहला अभिगृहित था। दूसरा अभिगृहित था, ये तरंगिकाएं मूल वेग से आगे बढ़ती हैं। और इसका तीसरा अभिगृहित था, तरंगाग्र के पृष्ठ पर जो अनुवालोक खींचा जाता है वह उस तरंगाग्र के अगली स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आइगन ने जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था वो इस बात पर आधारित था कि तरंगें आगे कैसे बढ़ती है, प्रकाशिक जो तरंग है उनका संचरण कैसे होता है और प्रकाश तरंगिकाएं आगे कैसे बढ़ती है, उसके लिए आइगन ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था। इसके आधार पर उन्होंने बताया था तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से तरंगिकाएं निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो मूल तरंग है उसके वेग से ही आगे बढ़ती हैं। और जो तीसरा इसका अभिगृहित था, जो तरंग है, जो तरंगाग्र है उसके पृष्ठ पर जो बाहर की ओर जो अगला पृष्ठ खींचा जाता है वह उस तरंग के अगली स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे एक प्रकाश स्रोत है, इसमें से जो तरंगाग्र बन रहा है इस प्रकार से, जैसे तरंगाग्र है AB, एक बेलनाकार तरंगाग्र है। अब इसी पर इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। इसका पहला अभिगृहित था, इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। तो इसमें से मान लो ये बिंदु है मान लो P1, ये बिंदु है मान लो P2 और ये बिंदु है मान लो P3। ये बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं। और इस पर यदि हम कोई अनुवालोक खींचें, इस प्रकार से एक त्रिज्या बना करके एक वृत्त खींचें तो यह अगली स्थिति को प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पर अब ये पहुँच गया। इसको अपन डिनोट कर सकते हैं A डैश P डैश। इसी प्रकार से आगे हम और बना सकते हैं। मान लो इस बिंदु पर अगला जैसे Q1 है, ये यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर, और इस प्रकार से अनुवालोक खींच सकते हैं। तो अगली स्थिति को A डबल डैश B डबल डैश। इस प्रकार से पहले तरंगाग्र AB पर था, वह तरंगाग्र आगे बढ़ करके A डैश B डैश पर पहुँचा, फिर आगे A डबल डैश B डबल डैश तक पहुँचा। तो ये था आइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसके बाद अपन देखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। लेकिन प्रकाश के व्यतिकरण से पहले हम देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत।
इसके आधार पर यदि दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गति करती हैं तो उन सभी तरंगों का अध्यारोपण हो जाता है, जिसके कारण उनका जो परिणामी जो विस्थापन जो होता है वह अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर यदि दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं तो उनका जो परिणामी विस्थापन जो होता है वह अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यदि मान लो दो या दो से अधिक जो तरंगें हैं उनके विस्थापन अलग अलग इस प्रकार से हैं, जैसे पहले तरंग का विस्थापन y1 है, दूसरे तरंग का विस्थापन y2 है, तीसरे तरंग का विस्थापन y3 है, इसी प्रकार से आगे अन्य तरंगों का विस्थापन है। और यदि इनका जो परिणामी विस्थापन हो यदि y के बराबर है तो y जो है इन सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब जो सदिश का मतलब y बार, ये बराबर होगा पहले तरंग का विस्थापन धन दूसरे तरंग का विस्थापन धन तीसरे तरंग का विस्थापन। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होगा। तो हम इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में एक खास बात है कि इसमें जो परिणामी जो विस्थापन जो होता है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। और इसी सिद्धांत पर आधारित है प्रकाश का व्यतिकरण। आगे अपन देखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण में दो समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की तरंगें एक निश्चित दिशा में गति करती हैं तो उन दोनों तरंगों का अध्यारोपण हो जाता है, जिसके कारण उनकी तीव्रताओं में परिवर्तन हो जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। एक बार फिर से, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जब दो प्रकाश तरंगें जिनकी आवृत्ति समान हो और आयाम लगभग समान हो किसी एक दिशा में संचरित होती है तो उन दोनों तरंगों का अध्यारोपण हो जाता है। अध्यारोपण के कारण उन का जो परिणामी जो तीव्रता होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। क्योंकि प्रकाश का जो इसमें जो प्रकाश की जो तीव्रता है वह जो तरंगों का जो आयाम होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस वजह से उसकी तीव्रताओं में परिवर्तन होता है। मतलब प्रकाश की जो तीव्रता जो आई है वह प्रकाश की जो तरंग है उसका आयाम यदि r है तो इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी कारण जब प्रकाश का व्यतिकरण होता है तो उसकी तीव्रता में परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं I प्रकाश की तीव्रता है और R आयाम है। तो प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसके कारण प्रकाश की तीव्रता में यहाँ पर परिवर्तन होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार। प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है आंशिक व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में जो दोनों तरंगें होती हैं
वे समान कला में कंपन करती हैं। दोनों तरंगें जो होती हैं जो एक ही दिशा में गमन करती हैं वो समान कला में कंपन करती हैं, जिसके कारण उसकी प्रकाश की तीव्रता में जो परिवर्तन होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। यदि हम संपोषी व्यतिकरण को एक डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे ये पहला वेव है, पहला तरंग है और ये दूसरा तरंग है। तो जब इनका अध्यारोपण होता है तो उस स्थिति में उनका जो आयाम है वो बढ़ जाता है, और जब आयाम बढ़ता है, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताया कि I अनुक्रमानुपाती होता है R का वर्ग। तो जब ये दोनों तरंगें अध्यारोपण करती हैं, ये है आपका पहला तरंग और ये है दूसरा तरंग। पहला तरंग और दूसरा तरंग ये जब दोनों अध्यारोपित होती हैं तो उनका आयाम बढ़ जाता है। तो आयाम बढ़ने की वजह से, चूंकि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, इसलिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और जो परिणामी जो तरंग है वो इस प्रकार से बनता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये आपका परिणामी तरंग है और परिणामी तरंग का जो आयाम जो है वो अधिक है, इस वजह से यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता भी अधिक होती है। तो संपोषी व्यतिकरण में दो तरंगें समान कला में कंपन करती हैं। समान कला में कंपन करने के कारण उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप उनका आयाम, परिणामी जो तरंग है उसका आयाम बढ़ जाता है और परिणामी जो तरंग का आयाम बढ़ने के कारण प्रकाश की तीव्रता में अधिकतम परिवर्तन होता है। तो संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, जो परिणामी जो तरंग है उसकी प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। इसके बाद अपन देखते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगें विपरीत कला में कंपन करती हैं। विपरीत कला का मतलब, जैसे जो तरंगें जो है, एक बार यहाँ पे तरंग से संबंधित एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। जैसे तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में जो तरंगें जो होती है, संचरण, जो तरंगें संचरित होती है उस दिशा के अभिलंबवत कंपन करती हैं। अभिलंबवत कंपन का मतलब, ये तरंग संचरण की दिशा इस प्रकार से है, इसके अभिलंबवत कैसा होगा, ऊपर नीचे। तो इस प्रकार से ऐसा कंपन करती हैं। तो इस प्रकार से जो तरंग बनता है उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और इसमें ये जो ऊंचा वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं शीर्ष, या इसी को हम कहते हैं श्रृंग। और ये जो हिस्सा है, जो गहरा जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं गर्त। तो अनुप्रस्थ तरंगें शीर्ष और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। और अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है, जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए अनुप्रस्थ तरंग का। यदि हम किसी तनी हुई रस्सी को ऊपर पकड़ करके खींचते हैं तो वह रस्सी ऊपर नीचे कंपन करता है, तो उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती है उसको हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब इसके बाद आता है अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग, जैसे आप लोग देखे होंगे स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में क्या होता है, यदि हम उसको खींचे और छोड़ें तो इस प्रकार से ऐसा कंपन करता है।
मतलब उसमें होता है, जैसे यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग में बनता है शीर्ष और गर्त, अनुदैर्घ्य तरंग में बनता है उसको हम बोलते हैं संपीड़न और विरलन। इसमें क्या बनता है? संपीड़न और विरलन, मतलब इस प्रकार से कंपन करता है ऐसा अनुदैर्घ्य तरंग। तो यहाँ पर जैसे अपन देख रहे हैं विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण में जो दोनों जो तरंगे हैं वो विपरीत कला में कंपन करती हैं। विपरीत कला में कंपन करने का मतलब ये है कि जब जो पहली जो तरंग है उसका शीर्ष दूसरे तरंग के गर्त के साथ मिलता है और पहले तरंग का जो गर्त है वह दूसरे तरंग के शीर्ष के साथ मिलता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर दोनों तरंगें एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देती हैं और वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होता है या फिर शून्य होता है। यदि आयाम समान होगा तो प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, जिसे हम एक डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहला तरंग है, विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगें विपरीत कला में कंपन करती हैं। ये आपका पहला तरंग है। अब दूसरा तरंग जब विपरीत कला में कंपन करेंगी तो ये पहले तरंग का शीर्ष है, इसमें जो दूसरा तरंग है उसका गर्त मिलेगा इस प्रकार से। पहले तरंग का गर्त है, इसमें दूसरे तरंग का शीर्ष बनेगा और इस प्रकार से ये तरंग दूसरी तरंग आगे बढ़ती है। तो ये है आपका दूसरा तरंग। तो इस स्थिति में हम देखते हैं पहले तरंग का शीर्ष दूसरे तरंग के गर्त से मिल रहा है, पहले तरंग का गर्त दूसरे तरंग के शीर्ष से मिल रहा है। तो ये जब ये अध्यारोपित होती हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देती हैं और इस स्थिति में जो परिणामी जो तरंग बनता है, मतलब यहाँ पर परिणामी तरंग नहीं बनता। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पहले तरंग और दूसरे तरंग विपरीत कला में कंपन कर रहे हैं और इस स्थिति में परिणामी तरंग नहीं बनता, अर्थात यहाँ पर जो तरंग बनता है उसका आयाम 0 होता है और I अनुक्रमानुपाती R के वर्ग के आधार पर जो I का मान हो जाएगा 0 और इस स्थिति में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है या शून्य होती है। शून्य कब होगी? जब इन दोनों तरंगों का आयाम पूर्ण तरीके से बराबर होगा, उसी स्थिति में प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसके बाद हम अगली कक्षा में देखेंगे इसकी गणितीय व्याख्या। थैंक्स, धन्यवाद।